मेरा जी चाहा कि मैं दोनों हाथ बुलंद करके अल्लाह अकबर का नारा लगाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर पहले भारतीय फौजी जीप की आमद इस बात का सबूत था कि जहां आसपास भारतीय फौजी चौकियां कायम हैं। मैं एक बार फिर खेत में घुस गया और सोचने लगा किस तरफ को जाना चाहिए। मुझे समत का अंदाजा नहीं हो रहा था कि हमारी खुफिया कमीनगाह किस तरफ है। मैंने अल्लाह को याद किया और मशरिक की तरफ चल पड़ा। मैं एक खेत से निकलकर दूसरे खेत में घुस गया। मुझे वहां दो कश्मीरी किसान नजर आए। उनमें से एक वही कश्मीरी किसान था जो कुछ देर पहले लकड़ी के मकान के बाहर भारतीय फौजियों से बातें कर रहा था। मैं वहीं बैठ गया। फसल में से दोनों कश्मीरी मुझे दिखाई दे रहे थे। पहाड़ी उड़ चुकी थी, साथ ही भारतीय फौजियों और सारी की सारी भारतीय छावनी के परखचे उड़ चुके थे। उनका नामो निशान तक बाकी न रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद हल्के हल्के धमाके अब भी जारी थे। दोनों कश्मीरी किसान, जिनमें से एक बूढ़ा आदमी था और दूसरा नौजवान था, मुझसे चंद कदम के फासले पर खेत की मींठ पर खड़े उस तरफ दिख रहे थे जिस तरफ पहाड़ी फटी थी और आसमान पर धुआं फैला हुआ था। बूढ़े कश्मीरी किसान ने दोनों हाथ फजा में बुलंद करके कश्मीरी जबान में कहा, दुश्मन को मार दिया है। नौजवान कश्मीरी ने कहा, बाबा ये काम हमारे मुजाहिद कमांडो ने किया है, कश्मीर आजाद होगा, भारतीय फौजी यहाँ से भाग जाएंगे। कश्मीरी किसान ने कहा, भागेंगे नहीं तो हमारे मुजाहिद उन्हें जलाकर भस्म कर देंगे। उनकी बातों से जाहिर हो गया था कि वो मुहिब्बे वतन कश्मीरी हैं और उनमें कोई पुलिस या इंडियन फौज का मुखबर नहीं है। मैं उनसे मदद लेकर अपने खुफिया हाइड आउट की तरफ जाना चाहता था, मगर इसके बावजूद मैं खेत से बाहर निकलकर उनसे हम कलाम होते हुए हिचकिचा रहा था। कमांडो यूं ही किसी के सामने अपना आप जाहिर नहीं किया करते। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरे करीब से एक खरगोश निकलकर भागा। उसके भागने से फसल हिली तो दोनों कश्मीरियों ने खेत की तरफ देखा। वो मुझसे ज्यादा दूर नहीं थे। ऊंची फसल ने मुझे छुपा रखा था। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, कौन है? और वो दोनों आगे बढ़कर जहां मैं छुपा हुआ था वहां आ गए। अब मैं उन्हें साफ नजर आ रहा था। मैं उठकर खड़ा हो गया। मेरी फौजी जैकेट और पतलून को वो गौर से देख रहे थे। बूढ़े कश्मीरी ने कश्मीरी जबान में मुझसे पूछा, मुजाहिद हो? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिद हूँ, और मैं खेत में से बाहर निकल आया। नौजवान कश्मीरी बोला, बाबा ये कश्मीरी नहीं है। इसकी वजह यह थी कि मैंने टूटी फूटी कश्मीरी जबान में बात की थी। मैंने जल्दी से कहा, मैं पाकिस्तानी कमांडो हूँ, इस पहाड़ी वाली भारतीय छावनी को हमने ही उड़ाया है। मेरे लिए उन पर अपना आप जाहिर करना जरूरी हो गया था। बूढ़े कश्मीरी ने आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो बार बार मेरा माथा चूम रहा था और कह रहा था, पाकिस्तान, अल्लाह अकबर, पाकिस्तान हमारी जान, अल्लाह अकबर। नौजवान कश्मीरी लड़के के सुर्ख सफेद चेहरे पर मुसर्रत फैली हुई थी और वो मुझे इस तरह देख रहा था जैसे मैं उसका हीरो हूँ। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, मेरे साथ आओ, यहाँ इस वक्त खड़े रहना ठीक नहीं। दरख्तों के नीचे जो लकड़ी का मकान था वो मुझे उसमें ले गया। अंदर गरीबाना माहौल था। लकड़ी के फर्श पर मैला सा कालीन था। एक तरफ समावर और प्यालियां पड़ी थीं। अंदर आकर उसने नौजवान कश्मीरी से कहा कि वो दरवाजा बंद करके बाहर चौकस खड़ा रहे। लड़का बाहर निकल गया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। बूढ़ा कश्मीरी मुझसे अपने खास लहजे में उर्दू में बातें करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि थोड़ी देर पहले उसके पास जो भारतीय फौजी आए थे वो उससे क्या बातें कर रहे थे, बूढ़े कश्मीरी ने कहा, वो हमारे मुजाहिद कमांडो की तलाश में फिर रहे थे। कह रहे थे कि इधर पाकिस्तानी कमांडो आए हुए हैं। मैंने उन्हें कहा कि जहां मैंने किसी को नहीं देखा। हम गरीब किसान मजबूर और बेकस हैं। जब तक हम गुलामी की जंजीरें तोड़कर भारतीय फौजी भेड़ियों से निजात हासिल नहीं कर लेते, हम आजादी का सांस नहीं ले सकते। वो जाती दफा कह गए थे कि इस तरफ कोई अजनबी आदमी चलता फिरता नजर आए तो हमारी पोस्ट पर आकर खबर करना। मैंने कह दिया कि जरूर खबर करूंगा और फिर वो चले गए। अब उनकी छावनी बर्बाद हो गई है। वो तुम्हारे और तुम्हारे साथियों की तलाश में इस तरफ जरूर आएंगे। मैंने पूछा, बाबा क्या तुम्हें मालूम है कि इन भारतीय फौजियों की पोस्ट यहाँ से किस तरफ है? बूढ़े कश्मीरी ने कहा, उनकी फौजी चौकी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। मुझे खतरा है कि वो इस तरफ जरूर आएंगे। मैं खुद भी अभी वहां से बाहर निकलने और जंगल में जाने का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। एमुनिशन डिपो और भारतीय फौजी छावनी के तबाह हो जाने के बाद इस इलाके की पूरी फौज अलर्ट हो गई होगी और बकौल कश्मीरी बूढ़े के उनकी एक फौजी चौकी तो करीब ही थी। मैंने बाबा से कहा, मैं अब यहाँ से निकलकर अपने खुफिया ठिकाने की तरफ नहीं जाना चाहता। क्या यहाँ कोई ऐसी जगह है जहाँ मैं आज का दिन छुप कर गुजार दूं? मैं रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाऊंगा। बूढ़ा कश्मीरी कुछ सोचकर बोला, एक जगह है, हम वहाँ पहाड़ी की खो में अनाज और सूखी लकड़ियाँ रखते हैं। मैंने कहा, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है? वो कहने लगा, दूर नहीं है, मकान के पीछे ही है, मेरे साथ आओ। वो मुझे मकान के पीछे ले गया। जहाँ एक गाय बंधी हुई थी। छोटा सा बाड़ा था जिसमें 2-3 बकरियां भी नजर आईं। बाड़े के करीब से एक रास्ता ऊपर पहाड़ी की तरफ जाता था। उस तरफ पहाड़ी में एक जगह कुदरती गार सा बना हुआ था। उसके सामने 2 चारपाइयां बिछी हुई थी। एक हुक्का भी पड़ा था। बूढ़े कश्मीरी ने कहा, इस गार में छुप जाओ, मैं तुम्हें जहाँ खाना पानी चाय वगैरह सब पहुंचाता रहूंगा। मैं शगाफ में घुस गया जो गार की तरह था मगर 6-7 गज लंबी ही थी। उसमें एक तरफ धान के खुश्क पोले और दूसरी तरफ जलाने वाली लकड़ियों और दरख्तों की सूखी शाखों का ढेर लगा हुआ था। मैं उनके पीछे छुप कर बैठ गया। मुहिब्बुल वतन कश्मीरी बोला, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाता हूँ। जाते हुए वो शगाफ के मुंह के आगे दोनों चारपाइयां एक दूसरे के ऊपर खड़ी कर गया। मेरी जैकेट और पतलून इतनी देर में बाहर की हवा और जिस्म की गर्मी के बायस काफी सूख चुकी थी।
मैं लकड़ियों के ढेर से टिक लगाकर बैठ गया और सोचने लगा कि कमांडो औरंगजेब कमीनगाह में जरूर जिंदा सलामत पहुंच गया होगा और पहाड़ी के धमाके और एमुनिशन फटने की मुहीब आवाजें उसने और कमांडो शेरवान ने भी सुनी होंगी और वो अपने मिशन की कामयाबी पर जरूर खुश हो रहे होंगे। लेकिन उन्हें मेरी भी फिक्र होगी, क्योंकि कमांडो औरंगजेब ने मेरी तरफ भारतीय फौजियों को बढ़ते और बुलंद आवाज में मुझे हॉल्ट कहते जरूर सुन लिया होगा। ताहम उन्होंने इस बात का भी यकीन कर लिया होगा कि मैं एक तजुर्बेकार तरबियत याफ्ता कमांडो हूँ और अगर मुझे आनन फानन शूट न कर दिया गया तो मैं भारतीय फौजियों की कैद से निकलकर उनके पास जरूर पहुंच जाऊंगा। तने में बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया। सब्ज चाय के साथ रोटी और मक्खन था। मैंने शुक्रिया अदा करके नाश्ता किया। उसने बताया कि वो अपने बेटे के साथ उस घर में अकेला रहता है। उसकी बीवी को फौत हुए 6 साल बीत गए थे। उसके पास थोड़ी सी जमीन है, उस पर गुजर बसर होती है। कहने लगा, मैंने शेर अली को ये देखने के लिए भारतीय फौज की चौकियों की तरफ भेजा है कि वहाँ क्या सूरत हाल है। अभी तक इधर कोई आया नहीं। तुम फिक्र न करो, यहाँ कोई तुम्हें देखने नहीं आएगा। मैं सारा दिन घर पर ही रहूंगा। कुछ देर वो मुझसे बातें करता रहा, फिर ये कहकर चला गया कि वो शेर अली के आने के बाद मुझे सूरत हाल से बाखबर करने के लिए फिर आएगा। शेर अली उसके बेटे का नाम था। मैंने सोचा कि मौका मिला है तो कुछ देर के लिए सो जाना चाहिए। चुनाचे मैंने कलेमा पढ़कर आंखें बंद की और उसके बाद सो गया। बाहर कुछ शोर हुआ, मेरी आंख खुल गई। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। 2-3 आदमी ऊंची ऊंची आवाजों में बातें कर रहे थे। मैं लकड़ियों के ढेर के पीछे से निकलकर शगाफ के मुंह के पास आकर बाहर देखने लगा, जहां से बूढ़े कश्मीरी के मकान का आधा सहन जरा नशेब में साफ नजर आ रहा था। मैंने 3 हरी वर्दियों वाले भारतीय फौजियों को देखा जिन्होंने स्टेन गन्ने उठाई हुई थी। बूढ़ा कश्मीरी उनके दरमियान जमीन पर बैठा था। बाहर मकान के दरवाजे पर फौजी जीप खड़ी थी। जीप में मशीन गन लगी थी और 2 फौजी बैठे हुए थे। एक फौजी ने बूढ़े कश्मीरी के सर के साथ स्टेन गन की नाली लगाकर गुस्से में कहा, तुम झूठ बोलते हो, उसने नाली में छलांग लगाई थी, वो इसी तरफ से गुजरा है, बताओ वो यहाँ से किस तरफ गया है। बूढ़ा कश्मीरी धीमी आवाज में कहने लगा, जाहिर है वो यही कह रहा होगा कि जिस कमांडो के बारे में आप पूछ रहे हैं वो इधर नहीं आया। खुदा जाने वो कब से उसे जदोकोब कर रहे थे। फौजी ने स्टेन गन ऊपर कर ली और अपने साथियों से कहा, चलो इसे आगे तलाश करते हैं। फिर उस भारतीय फौजी ने बूढ़े कश्मीरी को पांव से पीछे धक्का देते हुए कहा, अगर वो कमांडो इधर आया और तुमने हमें उसी वक्त इत्तला न दी तो हम तुम्हें और तुम्हारे बेटे को शूट कर देंगे। वहाँ बूढ़े का बेटा शेर अली मुझे नजर नहीं आ रहा था। तीनों फौजी सहन से निकलकर जीप में सवार हुए और जीप आगे निकल गई। मुझे सख्त अफसोस हो रहा था कि मेरी वजह से इस नेक दिल मुहिब्बुल वतन बूढ़े कश्मीरी को तशद्दुद का निशाना बनना पड़ा। लेकिन मैं अगर वहाँ न भी आता तो भारतीय फौजी इससे पूछगिछ करने वहाँ जरूर आते। फौजियों के जाने के बाद बूढ़ा कश्मीरी उठकर मकान के अंदर चला गया। मैंने घड़ी पर वक्त देखा, दिन के 12:15 बज रहे थे। मैं काफी देर सोता रहा था। इन भारतीय फौजियों की मौजूदगी जाहिर कर रही थी कि इलाके में फौज ने घेरा डाल रखा है। लेकिन बूढ़े कश्मीरी पर आई हुई बला टल गई थी। उसके लिए मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, वरना दरिंदा सिफत भारतीय फौजी बूढ़े को हलाक भी कर सकते थे। मैं लकड़ियों के ढेर के पास आकर बैठ गया और सोच रहा था कि रात के अंधेरे में मुझे किस तरफ से वापस अपने हाइड आउट में जाना चाहिए। आधा घंटा गुजरने के बाद बूढ़ा कश्मीरी मेरे पास आया। उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। कहने लगा, इंडियन मिलिट्री के आदमी आए थे मगर मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो चाहे मुझे शूट कर देते मगर मैं उन्हें कभी ना बताता कि मुजाहिद कमांडो पहाड़ी वाले गार में है। मैंने कहा, बाबा मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आप लोगों को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। बूढ़े कश्मीरी ने अल्लाह अकबर पुकार कर कहा, बेटे तुम मुजाहिदों पर मेरी 1000 बार जान कुर्बान। मैं तो अपने बेटे शेर अली को कश्मीर के जहाज में शरीक होने की इजाजत दे दी है। वो कब से मुझसे इजाजत मांग रहा था। तुम्हें देखकर उसका दिल का जज्बा ज्यादा हो गया है। इकलौता बेटा है, इस ख्याल से मैंने उसे अपने पास रखा हुआ था। अब मैंने उसे कह दिया है कि जाओ वतन की आजादी की खातिर दुश्मनों से जिहाद करो। मैंने बूढ़े कश्मीरी को नहीं बताया था कि मैं ये सारा वाकया जहाँ से देख रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारा बेटा शेर अली क्या खबर लाया था, कहाँ है वो? बाबा ने कहा, यही मैं तुम्हें बताने आया था। शेर अली ने बताया है कि आसपास के सारे इलाके में इंडियन मिलिट्री फैली हुई है। कस्बे में घर घर की तलाशी ली जा रही है। फौज 6-7 जवानों को पकड़कर भी ले गई है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, कश्मीरी मुजाहिदीन उन्हें शबखून मारकर छुड़ा कर ले जाएंगे। ऐसा यहाँ कश्मीर में अक्सर होता रहता है। हमारे कश्मीरी मुजाहिदों ने भारतीय फौजियों को इस कदर खौफजदा कर दिया है कि वो कभी शहर या गांव में अकेले नहीं निकलते, हमेशा 2-2 या 3-3 की टोलियों में निकलते हैं। इसके बावजूद हमारे मुजाहिद घात लगाकर उन्हें भून डालते हैं। मैं बूढ़े कश्मीरी को अपने हाइड आउट का महले वकूअ किसी हालत में भी नहीं बता सकता था। मुझे इतना याद था कि जहाँ से हम एक पहाड़ी नाले के छोटे से लकड़ी के पुल की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ एक तरफ खुबानियों का बहुत बड़ा बाग है। मैंने बाबा को उस बाग के बारे में बताते हुए कहा, अगर मैं उस बाग तक पहुँच जाऊँ तो मैं अपने साथी मुजाहिदों से जाकर मिल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ करीब ही एक छोटा सा गाँव है। मेरा कोई ना कोई कमांडो साथी इस गाँव में मेरा जरूर इंतजार कर रहा होगा। बूढ़ा कश्मीरी कहने लगा, मैं खुबानियों के बाग से वाकिफ हूँ, मैं शेर अली को तुम्हारे साथ कर दूंगा, वो तुम्हें बड़े खुफिया रास्ते से वहाँ तक रात को ले जाएगा। उसके बाद बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए कुछ खाने को लेने के लिए चला गया। खाना लेकर शेर अली उसका बेटा आया। कहने लगा, बाबा गांव एक काम से गए हैं। एक लम्हे के लिए मुझे शक सा पड़ा। शक होना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है।
लेकिन बूढ़े कश्मीरी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो मैंने अपने दिल से शक निकाल कर बाहर फेंक दिया। हमें किसी न किसी पर एतबार भी जरूर करना पड़ता है। शेर अली मेरे सामने बैठा रहा। मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लिया और उससे पूछा, क्या तुम्हारे बाप ने तुमसे खुबानियों के बाग का जिक्र किया था? वो बोला, हाँ, बाबा ने कहा था कि तुम इस बाग की दूसरी तरफ पहाड़ी टीले के पास जो गांव है वहां जाना चाहते हो, मैं तुम्हें उस गांव में ले जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, तुम मुझे बस खुबानियों के बाग में पहुंचा देना, उसके बाद मैं खुद ही गांव में पहुंच जाऊंगा। मैंने उससे भारतीय फौज की चौकियों के बारे में पूछा तो वो कहने लगा, फौज की यहाँ सिर्फ 2 चौकियां हैं, एक यहाँ से नीचे खिरास के पास है और दूसरी ऊपर बाएं जाने पहाड़ी टीले पर है। मैं सारा इलाका फिर कर आया हूँ। इंडियन फौजी मैंने दरख्तों और टीलों के दरमियान कई जगह गश्त करते देखे हैं। मैंने उससे पूछा, शेर अली, तुम रात को मुझे किस खुफिया रास्ते से यहाँ से निकालोगे? क्या उस तरफ फौज गश्त पर नहीं होगी? वो कहने लगा, जरूर होंगे, मगर मुझे उनकी फिक्र नहीं। कश्मीर की पहाड़ियों में ऐसे ऐसे खुफिया रास्ते हैं कि भारतीय फौज की पूरी पलटन भी आ जाए तो वो वहाँ नहीं पहुंच सकती। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे ख्याल में हमें रात को किस वक्त यहाँ से निकलना चाहिए? शेर अली ने कुछ तौक़ुफ़ किया, फिर बोला, इशा की नमाज के बाद निकलेंगे। वो बर्तन लेकर जाने लगा तो मैंने कहा, बाबा किस वक्त आ जाएंगे? वो बोला, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम्हारे लिए कश्मीरी चाय लाऊं? मैंने कहा, नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। वो चला गया। मैं रात को वहां से निकलने के प्लान के बारे में सोचने लगा। मुझे मालूम था कि शेर अली मुझे किसी महफूज रास्ते से ही यहाँ से बाहर निकालेगा। वो ठीक कहता था। कश्मीरी देहाती पहाड़ियों के तमाम रास्तों से वाकिफ होते हैं। शाम हो गई तो बूढ़ा कश्मीरी मेरे लिए कुछ खाने को और सब्ज चाय ले आया। कहने लगा, शेर अली को मैंने समझा दिया है, वो इशा की नमाज के बाद तुम्हें लेकर यहाँ से रवाना हो जाएगा। फिर वो कहने लगा, बेटा, हम गरीब लोग हैं, तुम्हारी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ु नहीं कर सके। मैंने कहा, बाबा, मुझे शर्मिंदा न करें, आपने मुझ पर जो एहसान किया है वो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकूंगा। ईशा की नमाज के बाद शेर अली और बूढ़ा कश्मीरी दोनों मेरे पास पहाड़ी के गार में आ गए। मैं पहले से तैयार बैठा था। हम गार में से निकलकर मकान के अकब में आए तो बूढ़े कश्मीरी ने मुझे गले लगाकर मेरा माथा चूमा और कहा, खुदा तुम्हारा निगहबान हो। मैंने बूढ़े कश्मीरी से गर्मजोशी से मुसाफा किया और शेर अली के पीछे पीछे मकान के अकबी सहन के नशेब में उतर गया। यहाँ से एक गहरी घाटी शुरू हो जाती थी। हम घाटी में उतर गए। शेर अली आगे आगे चल रहा था। घाटी में अंधेरा था, मगर उस अंधेरे में हमें झाड़ियां और बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे थे। हम घाटी के अंदर झाड़ियों और पत्थरों के दरमियान रास्ता बनाते अंधेरे में गौर से देखते चले गए। हम काफी दूर तक निकल गए थे। एक जगह खाई बहुत ज्यादा नशेब में उतर गई थी। शेर अली यहाँ रुक गया। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया और वो एक जगह से ऊपर चढ़ने लगा। मैं उसके पीछे था। हम सरकंडों और झाड़ियों को पकड़कर ऊपर चढ़ रहे थे। आखिर हम खाई से बाहर आ गए। सामने 2 पहाड़ी टीलों के दरमियान एक रास्ता नजर आ रहा था। शेर अली उस रास्ते पर चलने लगा। टीलों की दूसरी तरफ दरख्तों के काफी झुंड थे। शेर अली ने कहा, यहाँ से बाएं तरफ भारतीय फौज की एक चौकी है, हम अब कोई बात नहीं करेंगे, हो सकता है कोई गश्ती पार्टी फिर रही हो। हम दरख्तों के पीछे से होकर गुजरने लगे। हम बड़ी एहतियात से चारों तरफ अंधेरे में गौर से देखते हुए गुजर रहे थे। दरख्तों के झुंड खत्म हुए तो हमें एक पहाड़ी नाले में से गुजरना पड़ा, जहाँ नाले का पानी हमारे टखनों से भी नीचा था। नाले में से गुजरने के बाद मैंने कुछ फासले पर ऊंची पहाड़ी को देखा। शेर अली अपना मुंह मेरे कान के करीब लाकर बोला, इस पहाड़ी के पास खुबानियों वाला बाग है जहां आपको जाना है। हम खुदरौ झाड़ियों, छोटे बड़े दरख्तों और ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते रहे। रास्ता थोड़ी देर चलने के बाद कभी दाएं और कभी बाएं मुड़ जाता। हम एक छोटी सी वादी में दाखिल हो गए। अंधेरे में नीचे कुछ खेत और दरख्त नजर आ रहे थे। पगडंडी एक टीले का मोड़ काटकर दूसरी जानिब दरख्तों के हमवार कते में निकल आई। रात गहरी होती जा रही थी। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी। ये अंधेरा ऐसा नहीं था कि जैसा कमरे में बत्ती बुझ जाए तो होता है। ये पहाड़ी इलाके की रात का अंधेरा था, जिसमें हर शय का सलेटी रंग का हयूला जरूर नजर आ जाता था। आसमान कभी नजर आता और कभी ऊपर फैली हुई दरख्तों की शाखों की ओट में हो जाता। अचानक हमें ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई झाड़ियों में चल रहा हो। शेर अली ने इशारा किया और हम दोनों चलते चलते वहीं बैठ गए। आवाज थोड़े फासले से आ रही थी। फिर किसी औरत के रोने की आवाज आई। औरत ने कश्मीरी जबान में रोते हुए कहा, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मेरी शादी होने वाली है। शेर अली ने अंधेरे में मेरी तरफ और मैंने शेर अली की तरफ देखा। एक सेकंड में हम मामले की नौयत को समझ गए थे। इतने में किसी ने औरत को गाली देकर डोगरा लहजे में कहा, पहले हम दोनों तुमसे शादी करेंगे। ये आवाजें हमसे चंद कदमों के फासले से आगे निकल गई थी। औरत मुसलसल लाहुजारी और मिन्नत समाजत कर रही थी। शेर अली ने मेरे कान के करीब होकर कहा, ये डोगरा सिपाही हैं, किसी कश्मीरी औरत को पकड़ कर ले जा रहे हैं। मैं झाड़ियों में उठ खड़ा हुआ। मैंने आगे दरख्तों की तरफ देखा जिधर से औरत के रोने की आवाजें आ रही थी। मुझे अंधेरे में 2 फौजी हैट वाले आदमी नजर आए जो एक औरत को खींचते हुए ले जा रहे थे। ये मंजर देखकर मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने शेर अली के कान में कहा, तुम यहीं ठहरो। उसके साथ ही मैं उस चालाक चीते की मानिंद जिसने अपने शिकार को देख लिया हो, जस्त लगाकर झाड़ियों की दूसरी तरफ निकल गया। मैं डोगरा फौजियों से पहलू बजाता हुआ ऊपर के दरख्तों में से तेज तेज मगर झुक कर चलता उनसे कोई 50 गज आगे निकल गया। मैंने झाड़ियों में से सर उठाकर देखा। दूर से दोनों डोगरा फौजी औरत को खींचते हुए चले आ रहे थे।
उन्हें झाड़ियों के दरमियान उसी पगडंडी पर से गुजरना था जहां मैं छुपा हुआ था। मैं बिल्कुल निहत्था था, मगर कमांडो निहत्था भी हो तो आम आदमी और आम सिपाही उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके अलावा मेरे अंदर एक आतिशफिशां पहाड़ की तरह खोलता उबलता हुआ जोश और जज्बा भी था। काफिर डोगरा फौजी एक मासूम मुसलमान औरत को अगवा करके ले जा रहे थे। ये कैसे मुमकिन था कि मेरी मौजूदगी में वो जिंदा बचकर निकल जाएं? डोगरा फौजी के साए करीब होते जा रहे थे। मैंने इतना देख लिया था कि उनकी स्टेन गन्ने उनके कांधों से लटकी हुई हैं। मेरे कमांडो अटैक के लिए इतना ही काफी था। जब वो और करीब आ गए तो मैं झाड़ियों में बैठ गया। औरत सिसकियां भरते उनकी मिन्नतें कर रही थी। एक डोगरे ने औरत का एक बाजू और दूसरे डोगरे ने दूसरा बाजू पकड़ रखा था। वो औरत को तेज तेज चला रहे थे। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना होगा। मैं डोगरा फौजियों में से किसी एक को भी इतनी मोहलत नहीं देना चाहता था कि वो कंधे से स्टेन गन उतार कर मुझ पर फायर कर सकता। बस यही मेरी सबसे अहम हिकमत अमली थी। दोनों फौजी कश्मीरी औरत को खींचते हुए उस झाड़ी के करीब से गुजर रहे थे जिसके अंदर मैं चीते की तरह घात लगाए बैठा हुआ था। जैसे ही वो मेरे सामने से एक कदम आगे हुए, मैंने उनमें से एक फौजी पर हमला कर दिया। मेरा हमला किसी ना तजुर्बेकार जज्बाती आदमी का हमला नहीं था। मुझे मालूम था कि मुझे एक ही ज़र्ब से दुश्मन को मौत की नींद सुलाना होगा। उसके साथ ही बिजली की तेजी से दूसरे फौजी पर अटैक करना होगा। मैंने झाड़ियों में से निकलते ही अपनी तरफ वाले डोगरा फौजी की गर्दन में बाजू डाला और उसे पूरी ताकत से झटका देकर छोड़ दिया। मैंने उसकी गर्दन की हड्डी टूटने की आवाज सुन ली थी। ये एक खास आवाज होती है जिससे हम कमांडोज के कान बखूबी आशना होते हैं। उसके बाद दुश्मन का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। पहले डोगरा फौजी को छोड़ने के साथ ही मैंने दूसरे फौजी को दबोच लिया जो अपने साथी पर हमला होते देखकर अपनी स्टेन गन सीधी कर रहा था। मैंने उसे स्टेन गन का ट्रिगर दबाने की मोहलत न दी और नीचे से हाथ मारकर उसकी स्टेन गन को ऊपर को उछाला और दूसरे बाजू से उसकी गर्दन को नीचे करके अपने घुटनों को जोर से ऊपर करके ऐसी जरबेकारी लगाई कि डोगरा सिपाही बौखला कर नीचे गिरा, मगर वो अभी जिंदा था। मैं फौरन उस पर गिरा और उसकी गर्दन दबोच ली। दूसरे लम्हे मेरे एक झटके के बाद वो भी मर चुका था। इस दौरान कश्मीरी औरत सहम कर बैठ गई थी और अंधेरे में आंखें फाड़े इस खूनी ड्रामे को देख रही थी। जब मैं दूसरे डोगरा फौजी को ठिकाने लगा रहा था तो कश्मीरी औरत उठकर भागने लगी। मैंने उसे शिकस्ता कश्मीरी जबान में कहा, बहन भागो नहीं, मैं मुजाहिद हूँ। वो वहीं रुक गई। दोनों डोगरा फौजियों की लाशें अंधेरे में जमीन पर झाड़ियों के पास पड़ी थी। अब मुझे इन लाशों को ठिकाने लगाना था। मैं उन्हें इसी तरह वहां नहीं छोड़ सकता था। मैंने औरत का दुपट्टा उसके सर पर कर दिया और आहिस्ता से कहा, मेरा एक कश्मीरी मुजाहिद साथी पीछे है, मेरे साथ आओ, वो तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देगा। औरत ने मेरा बाजू थाम लिया। वो खुदा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर मुझे दुआएं दे रही थी। मैंने उसे कहा, खामोश रहो। वो चुप हो गई। मैं उसे लेकर वहां आ गया जहां शेरली छुप कर बैठा हुआ था। मेरे साथ कश्मीरी औरत को देखकर वो उठ खड़ा हुआ। मैंने उसे कहा, शेरली, मैं उस औरत को डोगरा फौजियों से बचा कर ले आया हूँ। शेरली ने फरते मुसर्रत से कांपती हुई आवाज में पूछा, दोनों डोगरे कहाँ हैं? मैंने कहा, उनकी लाशें झाड़ियों के पास पड़ी हैं। हमें उन्हें किसी ऐसी जगह फेंकना होगा जहां से उनकी लाशें किसी को न मिल सकें। क्या आगे कोई खड़ या खाई है? शेरली बोला, जरूर होगी, आओ वहां चलते हैं। उसने कश्मीरी औरतों को तसल्ली दी और अपनी जबान में समझाया कि हम कश्मीरी कमांडो हैं, इस तरफ से गुजर रहे थे कि तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारी मदद के लिए रुक गए। कश्मीरी औरत का चेहरा मुझे अंधेरे में मुस्कुराता हुआ नजर आया। वो हमें दुआएं देने लगी। मैंने उसे कहा, बहन तुम भी हमारे साथ आओ। शेरली ने उससे कहा, तुम्हारा गांव कहाँ है? कश्मीरी औरत ने गांव का नाम बताया। शेरली ने मेरी तरफ देखकर कहा, ये उसी खुबानियों के बाग वाला गांव है जिस तरफ तुम जा रहे हो। उसने औरत से कहा, बहन बेफिक्र हो जाओ, हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। हम तीनों वहां से चलकर झाड़ियों में उस जगह पर आ गए जहां दोनों डोगरा फौजियों की लाशें पगडंडी के पास पड़ी थी। शेरली ने एक तरफ देखकर कहा, इस तरफ एक खड है, हम इस खड में लाशों को गिरा देते हैं, वहां कयामत तक इनको लाशों का पता नहीं चल सकेगा। मैंने एक फौजी की स्टेन गन और मैगजीन बेल्ट उतार कर अपने कंधे से लटका ली। फिर हम दोनों लाशों को टांगों से पकड़कर घसीटते हुए अंधेरे में इस तरफ ले गए जिस तरफ शेरली ने इशारा किया था। वहां दरख्तों के नीचे एक जगह गहरी खड थी। हम दोनों लाशों को खड में गिरा दिया। उसके बाद शेरली और मैं कश्मीरी औरत को लेकर वापस चल दिए। शेरली आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे पीछे कश्मीरी औरत चल रही थी और उसके पीछे मैं था। शेरली खास रास्तों से चल रहा था। कोई आधे घंटे तक चलने के बाद हम एक नशीबी मैदान में उतरे तो कश्मीरी औरत ने सामने की जानिब इशारा करते हुए कहा, वो हमारा गांव है। हम उसी तरफ रवाना हो गए। मैं अब सबसे पहले कश्मीरी औरत को उसकी माँ बाप के पास पहुंचाना चाहता था। जब हम गांव के करीब आए तो मैंने शेरली से कहा, शेरली तुम इस औरत को उसके घर छोड़ाओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता हूँ। शेरली जाने लगा तो कश्मीरी औरत ने दोनों हाथ उठाकर मुझे दुआ दी और शेरली के साथ गाँव की तरफ चल पड़ी। गांव के चंद एक पहाड़ी टाइप के मकानों के हयूले दूर से स्याह धब्बों की तरह नजर आ रहे थे। मैं वहीं बैठ गया और अंधेरे में डोगरा फौजी की स्टेन गन का जायजा लेने लगा। कुछ देर बाद शेरली वापस आया। वो बड़ा खुश था।
کہنے لگا جب میں اس عورت کو اس کے بوڑھے ماں باپ کے پاس لے کر گیا تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی ڈوگرا فوجیوں کے قبضے سے نکل کر ان کے پاس باعزت واپس آ گئی ہے۔ دونوں بیچارے مسلح پر بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تم نے انہیں بتا دیا تھا نا کہ اگر فوج کے آدمی اپنے سپاہیوں کی تلاش میں گاؤں میں آئیں تو ان سے کوئی بات نہ کریں۔ شیر علی نے کہا میں نے انہیں اچھی طرح سمجھا دیا ہے، آپ بے فکر رہیں۔ صحیح، چلو اب مجھے خوبانیوں کے باغ میں چھوڑاؤ۔ شیر علی مجھے لے کر ایک طرف چل پڑا۔ کہنے لگا آپ جہاں جانا چاہتے ہیں میں آپ کو وہاں بھی چھوڑ سکتا ہوں۔ میں شیر علی کو کمانڈو شیروان کی خفیہ کمین گاہ کا ٹھکانہ کسی صورت میں بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا شیر علی بس تم یہ سمجھو کہ مجھے خوبانیوں والے باغ تک ہی جانا ہے، بس تم مجھے وہاں پہنچا دو۔ ایک وادی اور ایک ٹیلے کی چڑھائی چڑھ کر دوسری طرف اترنے کے بعد ہم خوبانیوں والے باغ میں پہنچ گئے، جہاں مجھے درختوں کے جھنڈ اور ٹیلوں کے نشیب شناسا لگ رہے تھے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ مجھے وہاں سے کس طرف جانا ہے۔ باغ میں آ کر میں نے شیر علی سے کہا دوست تمہارا شکریہ، میں اپنی منزل پر پہنچ گیا ہوں، اب تم واپس جا سکتے ہو۔ شیر علی نے مجھ سے مصافحہ کیا اور بولا جناب کیا آپ مجھے بھی کمانڈو بنا کر اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتے؟ میں بھی کشمیر کے جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، مجھے رائفل چلانی آتی ہے۔ میں نے کہا شیر علی تمہارا یہ جذبہ قابل قدر ہے، مگر تمہیں میرے ساتھ جانے کی بجائے اپنے علاقے کے مجاہدین سے رابطہ پیدا کرنا چاہیے، وہ تمہیں کمانڈو کی ٹریننگ بھی دیں گے۔ شیر علی مجھے السلام علیکم کہہ کر جس طرف سے مجھے لے کر آیا تھا اس طرف چل دیا۔ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ جب شیر علی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں اٹھا اور نیچے جھاڑیوں میں سے گزر کر سامنے والے ٹیلے کی طرف چلنے لگا۔ جیسے جیسے میں آگے جا رہا تھا مجھے راستے کی ساری نشانیاں ملتی جا رہی تھیں۔ آخر میں ایک گھاٹی کو پار کر کے ٹیلے کے درختوں میں پہنچ گیا۔ کمانڈو شیروان کا ہائیڈ آؤٹ یہاں سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی تھا۔ کمانڈو شیروان نے بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہم نے پہاڑی کے گیریزن کو اڑا کر بھارتی فوج سے بدلہ لے لیا ہے۔ میں نے کمانڈو اورنگزیب کا پوچھا تو وہ بولا اورنگزیب پہنچ گیا تھا، ہمیں تمہاری بہت فکر تھی، خدا کا شکر ہے کہ تم بھی زندہ سلامت واپس آ گئے۔ اورنگزیب سو رہا ہے، تم بھی آرام کرو، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ کمانڈو شیروان نے میرے کندھے پر سٹین گن دیکھی تو اس نے پوچھا یہ سٹین گن تو کسی ڈوگرا سپاہی کی ہے؟ پھر میں نے اسے کشمیری عورت اور دونوں ڈوگرا فوجیوں کو ٹھکانے لگانے کا سارا واقعہ سنایا۔ کمانڈو شیروان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور بولا تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تمہیں بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے کہا بوڑھے کشمیری نے مجھے رات بہت کچھ کھلا پلا کر روانہ کیا تھا۔ کمانڈو شیروان نے پرعزم لہجے میں کہا انشاءاللہ وہ دن بہت جلد آنے والا ہے جب کشمیر میں ہماری آزادی اور خود مختاری کا سورج طلوع ہوگا۔ میں اپنے چھوٹے سے لکڑی کے کھوکھے میں جا کر لیٹ گیا، اس قدر تھک گیا تھا کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔